क्या कहते हैं, ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, अब मैं इससे वेवलेंथ कैसे निकाल सकता हूं? किसको? 140 से नहीं, हाँ ये सही बोल रहा है, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम बराबर अंडर रूट में 150 अपॉन वी। तो ये हमारे पास, और इसको कितना लिख देते हैं, 150 लिख देंगे। अरे समझ में आया? तो ये वेवलेंथ आ जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा, तो 10⁻⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा, और h का वैल्यू 6 पॉइंट 10⁻⁻⁻⁰ λ। ये 2 टाइम्स आएगा, ये कितना आएगा, 2 टाइम्स आएगा, ये 2 टाइम्स आएगा, और इंटू 10⁻⁻28 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन में 10⁻⁻34 बराबर डेल लेमडा। तो डेल लेमडा कितना आ रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। आंसर क्या है? तो इसमें ये फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा, आपको यहां से जाना पड़ेगा। बात ये क्लियर है ना? तभी मैं वहां पर रुक गया था, समझ गए? कभी भी ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए लग पाता है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए लगता है। लिख लें, अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। डी ब्रोगली के टोटल 3 ही तो फॉर्मूले हैं, बात समझ में आया? तीनों फॉर्मूले हमारे दिमाग में रहने चाहिए। और बोलो, और डाउट? 30 और 31 किस एक्सरसाइज में? 1 में ही? मैंने एक क्विज दिया था आपको करने को, एक दिन क्विज हुआ था ना आपका, आज से 10-15 दिन पहले, बोहर्स मॉडल पर। अरे 25 क्वेश्चन का क्विज हुआ था, वो क्विज पूरा सॉल्व करके आपको डाउट आए तो नेक्स्ट टाइम पे पूछ लेना, मीन सैटरडे, ठीक है ना? चले, लिख लिया? समझ गए ना ये कैसे किया है मैंने? P बराबर एच वाई लेमडा से फिर कैसे गए हम? हटाऊं, हटा दूं? ये सब तो हमें पता ही है, ये तो आसान है ना? उसके बाद में ये थोड़ा सा पार्ट है,
जिसके अंदर आपको दिमाग लगाना है ना। चले हाँ 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं एक्सरसाइज 1 में। देखो, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ He पॉजिटिव इन पास्चन सीरीज इज m। ठीक है, देखो उधर पास्चन सीरीज कौन सी होगी, लाइमन बाल्मर पास्चन, n इक्वल टू 3। वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो डेल्टा ई सबसे कम, डेल्टा ई सबसे कम मतलब जस्ट ऊपर से फेंक दो, यही होता है। तो जस्ट ऊपर से अगर हम फेंक देंगे तो यहां पर रिडबर्ग फॉर्मूला लगा दो, 1/λ बराबर RH इंटू में जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर। क्लियर है ना। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 से 3 जाएगा ना, अरे यही जाएगा। तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, लैम्डा बराबर RH इंटू 4, 1/9 माइनस 1/16, वन 44। क्लियर है। तो ये हमारा 16 माइनस 9 आ जाएगा। क्लियर है, अरे समझ आता है ना ये सब। तो लैम्डा मैक्स बराबर ये कितना आ जाएगा बच्चों, 144 अपॉन 7 इंटू 4, 28, यही आएगा RH। इसको मैं m लिख देता हूं, कोई तकलीफ। अब क्या कह रहा है वो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पास्चन सीरीज। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब इंफिनिटी से 3, अरे यही होगा। डेल्टा E बराबर HC बाय लैम्डा, इससे देखा जाता है। डेल्टा E बराबर HC बाय लैम्डा, इसी से देखा जाता है, बोले है ना। तो यहां पर लैम्डा की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 1/λ min बराबर RH इंटू में कौन है, बेरिलियम। तो बेरिलियम कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, अरे एटॉमिक नंबर 4 होता है ना बेरिलियम का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। और ये हमारा 1/, अरे यही होता है, ये सब सिखा रखा है ना मैंने आपको। तो यहां पर 1/λ मिनिमम बराबर ये कितना आएगा, 16/9 RH। तो लैम्डा मिनिमम बराबर कितना आ जाएगा, 9/16 RH। क्लियर है। चलो अब वो ये कह रहा है कि ये जो m का वैल्यू है उस फॉर्म में इसका आंसर बता दो, यही कह रहा है वो। तो पता है आप क्या करो, इसको RH की जगह पर वो पुट कर दो, क्योंकि RH इसमें भी है, RH इसमें भी है। क्लियर है। तो RH बराबर कितना आ जाएगा, 144 अपॉन में 28m, यही आएगा। तो यहां पर लैम्डा मिनिमम बराबर 9/16 इंटू RH, ये कितना आ जाएगा, 144 अपॉन में 28 m। क्लियर है, समझ गए, समझे सभी, उस फॉर्म में रख देंगे। ये आंसर कितना आ रहा है, हाँ ये 28 से जा रहा है क्या 144, ये 7 टाइम्स और ये 36, और कुछ 4
7/m, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए? समझे ना? इस तरीके से करना है। कुल मिलाकर किसी भी सीरीज का अगर वेवलेंथ शॉर्टेस्ट पूछा जाए तो डेल्टा ई मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम के लिए सबसे दूर से फेंको उस सीरीज के। जैसे पास्चन है तो पास्चन का n = 3 तो फिक्स ही है, सबसे दूर क्या होगा? इन्फिनिटी से 3। और डेल्टा ई अगर मिनिमम चाहिए तो जस्ट ऊपर से फेंक दो। जस्ट ऊपर मतलब 4 से 3। क्लियर है? लिख ले। चले आगे। थर्टी वन तो आसान है। नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस which may be emitted in bracket series in hydrogen atom if electrons present in 9th x। ये नहीं हुआ, कैसे करेंगे बताओ? इतना दिमाग लगाना क्यों है? डायरेक्ट ही कर लो ना। n = 10 है, 10 पर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, n = 4 पर आना है ना। तो कितना होता है? n-1 लाइमन सीरीज के लिए होता है, n-2 बाल्मर के लिए होता है, n-3 पास्टन के लिए होता है, n-4 ब्रैकेट के लिए हो जाएगा। तो 10 - 4 = 6। अरे बताया नहीं मैंने, जैसे कोई भी n से कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमारे 1 2 3 4, 1 पर कितने आते हैं? n-1, ये हमारे n-2, ये हमारे n-3, ये हमारे n-4। और अगर आप सबको जोड़ देते हो तो यही फॉर्मूला तो बनता है n × n-1/2। क्लियर है ना? यही तो बताया है। क्लियर है? किसी भी पर्टिकुलर सीरीज का पूछे, जैसे n = 12 से पूछे कि बाल्मर सीरीज में कितने आएंगे, तो आंसर क्या होगा? 12 - 2 = 10। ओवरऑल पूछता है तो ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर के लिए पूछेगा तो ये। बोलो, आया समझ? और बोलो। क्वेश्चन नंबर 6। देखो इधर, लैम्डा दिया हुआ है 310 एंगस्ट्रॉम आर सब्जेक्टेड टू अ मेटल शीट हैविंग वर्क फंक्शन
तो वर्क फंक्शन कितना दिया है 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट, बात मत करो, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब वही जो हम बात करते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से वो मैक्सिमम वाली तो होती है। तो यहां पर अब आप एक चीज सीखो, मेरे को नैनोमीटर में चाहिए तभी तो मैं डायरेक्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल पाता हूं। तो 310 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये जानते हैं हम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। और ये भी जानते हैं हम 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। क्लियर है? अरे जानते हो ना यार। तो यहां पर ये हमारा 10⁻⁻1 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होके 31 नैनोमीटर यही आ जाएगा। अब एनर्जी निकाल लो, 1240 अपॉन में 31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी आ रही है? हाँ 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E बराबर E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो E बराबर कितनी है 40 बराबर प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 27.2, हाँ 20 बोलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो ये मैक्सिमम वाली होगी। मैक्सिमम क्यों होगी? हम ये मानते हैं कि जो फोटोन आया था उसने जितनी एनर्जी लेके आया था पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी। मान लो वो पूरी एनर्जी नहीं देता तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम निकलती ना, क्योंकि वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा, वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं होता। क्लियर है ये बात? अब काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², यही होता है। लेकिन अब ये मैं लगा पाऊंगा जूल में, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² जब भी लिखूंगा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें निकालनी पड़ेगी? जूल में। तो 27.2 इंटू कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 बराबर m कितना है इंटू 10⁻31 इंटू v²। तो v² बराबर ये कितना आएगा 54.4, यही आ जाएगा। तो 54.4 इंटू 1.6 अपॉन में 9.1 है ना, इंटू में 10⁻12 आएगा। बोलो। अब इस वैल्यू को अगर मैं देखता हूं तो v बराबर 54 और 27 81 से भी ज्यादा 9 पॉइंट कुछ आएगा, ये नहीं 9.1 से डिवाइड हो रहा है, 8.72 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आएगा। आंसर क्या है? हाँ तो फिर करो और कैलकुलेट। क्या ये वैल्यू 3.02 कैसे आ जाएगी? अच्छा स्क्वायर है ना ये, हाँ सही है, स्क्वायर है तो 81/9 सही है, यही आएगा मेरे हिसाब से। सी ऑप्शन आ रहा होगा, एक बार कैलकुलेट कर लो आप, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ये बात याद रखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के काइनेटिक एनर्जी जब भी निकालेंगे तो वो किस में निकलेगी? जूल में निकले।
समझ पा रहे हैं ना? और कोई डाउट है? क्या 3.02 आ रहा है ना, तो इनका कितना आ रहा है इंटू 1.414, ये एक बार करके देखो, यही आ रहा होगा। समझ में आया? यही आएगा। हाँ यही आ रहा होगा। बोलो, कैलकुलेट करोगे तो यही आ रहा होगा। इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट अगर हम करते हैं, थ्री 3.09 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? हाँ तो ये भी सेम ही आ रहा है, सेम ही आएगा। और कोई डाउट है? चले आगे? अरे बोलो। हाँ चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों, मैंने अभी आपको रेडियल और स्पेरिकल नोड वगैरह बता दिए थे क्या? नहीं बताया ना? ठीक है, देखो इधर। एक ऑर्बिटल के अंदर टोटल नंबर ऑफ नोड n-1 होते हैं, ठीक है? ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं बच्चों, ये बता दिया था। रेडियल और स्पेरिकल नोड n-l-1, एंगुलर नोड l के, ठीक है? चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसकी बात करनी है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, तो इसमें हम उतना ही सीखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस बन जाएं। बात समझ में आ रहा है ना? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता क्या है ये तो मैं बता दिया था आपको। इक्वेशन तो हम जानते हैं ना, क्या बताया था इक्वेशन बच्चों? डेल्टा टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा टू साई बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल्टा टू साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस में यू इंटू में साई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन था। अब एक्चुअल में है क्या, ये जो साई होता है, ये साई एक वेव फंक्शन है। क्या है? वेव फंक्शन। इलेक्ट्रॉन का वैसे ही वेव नेचर बहुत डोमिनेटिंग माना जाता है। ये साई एक वेव फंक्शन है, और हम एक ऐसा कह सकते हैं कि साई एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव रिप्रेजेंट करता है। ये बात समझ में आ रहा है? ये सब भी नहीं सीखना हमको, सीखना क्या है वो चीज समझते हैं। एक लाइन लिखो, सिंस, ये लिख लो पहले आप, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन।
एक लाइन लिखो, सिंस एन एटम has spherical symmetry, since an atom has spherical symmetry, so it is better to write Schrodinger wave equation या Schrodinger equation in polar coordinates पोलर कोऑर्डिनेट होता है r थीटा फाई। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है? r थीटा फाई, दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट। तो यहां पर जो हम एक्स वाई, एक्चुअल में अभी आप आगे मैथ्स में सीखोगे ये चीज कि जैसे एक्स वाई और जेड लिखा है ना, तो एक्स वाई जेड, जैसे एक्स वाई जेड का मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं बच्चों कि ये ओरिजिन है, ठीक है, ये लोअर पार्ट हमारा इधर बिल्कुल कॉर्नर में क्या है? ओरिजिन है। अब मैं ओरिजिन से इस वाली दीवार पे चलूं तो मैं एक प्लेन में चल रहा हूं, तो इसमें सिर्फ दो एक्सिस आएंगी, एक्स और वाई, या वाई और जेड, या एक्स और जेड। लेकिन अगर मैं इससे ऐसे चल रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो यहां पर तीन एक्सिस आएंगी। मतलब इसके पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे तीनों एक्सिस का यूज करना पड़ेगा, दैट इज 3D, दैट इज एक्स वाई जेड। समझ आ रहा है? सेम इसी तरीके से एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट हम आर थीटा फाई के फॉर्म में भी कर सकते हैं। एक्स वाई जेड को जब हम रिप्रेजेंट आर थीटा और फाई के फॉर्म में करते हैं तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। ये भी हमको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, बस एक्स वाई जेड में रिप्रेजेंट ना करके हम आर थीटा फाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखो इधर ये है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, एक्स और ये थीटा और इससे फाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब ये जो पॉइंट चल रहा है ना, ये पॉइंट हमारा इधर कहीं है। ये पॉइंट को चलाने के लिए आप ऐसे समझो, ऐसे कहीं गए होंगे, बात समझ में आया? तो ये जेड एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा होगा, ठीक है ना। अब ये एक्स एक्सिस से अगर ये थीटा बना रहा होगा, एक ये हो गया, ये हमारा आर डिस्टेंस पर होगा, है ना। आर डिस्टेंस पर होगा तो ये इसका कंपोनेंट यहां टूटेगा कितना, ये तो जानते होंगे, है ना। एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर यहां पर आएगा और ये कंपोनेंट हमारा कितना आएगा, अरे आर, ऐसा कुछ, ये आ गया हमारे पास आर साइन थीटा। ये बात समझ में आया? ये एग्जैक्टली एक्स और जेड के प्लेन में नहीं है, ये यहां कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, तो एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन और ये इधर पे एग्जैक्टली प्रोजेक्शन, ऐसा कुछ हुआ होगा। ये वाला जो एंगल है ये फाई होता है। अगर ये फाई होगा तो यहां पर इसका प्रोजेक्शन गिरेगा और यहां पर इसका प्रोजेक्शन गिरेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो इसका प्रोजेक्शन गिरा होगा ये हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई, बोलो। और यहां पर कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा साइन फाई। क्लियर है? तो जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स थे उन कोऑर्डिनेट्स को मैंने किस फॉर्म में लिख लिया, आर थीटा फाई। तो ये जो 3D में चल रहे थे ये ओरिजिन था, ओरिजिन से हम ऐसे में गए,
ऐसे में गए हैं तो जेड एक्स एक्सिस से थीटा था, और ये हमारा जो कंपोनेंट करेगा उसका जेड एक्सिस के साथ फाई है। समझ में आया? लिखे इसको चेंज कर लो, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ऐसा करो। समझ गए ना? तो इसका कंपोनेंट इस पर और ऐसे गिराया गया है। इसकी भी मुझे कोई जरूरत पड़नी नहीं है वैसे। चले आएंगे, लिख लिया ये। चले, अब बच्चों एक चीज समझो, ये सब तो ठीक है। अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, देखो इधर, जैसे जो साई आर थीटा फाई है ना, ये साई आर थीटा फाई को मैं दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा। एक है साई आर और एक है साई थीटा फाई। ओवरऑल तो यही हो गया है ना। साई आर थीटा फाई को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो अभी आपको पता चलेगा। इसको रेडियल वेव फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? रेडियल वेव फंक्शन। और ये किस किस का वैल्यू देगा? एन और एल, इन दोनों का वैल्यू देगा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए। बात समझ में आ रही है? और साई थीटा फाई ये होता है बच्चों एंगुलर वेव फंक्शन। साई थीटा फाई ये क्या होता है? एंगुलर वेव फंक्शन। ये हमारा एल और एम ये वैल्यूज देगा। समझ गए? तो ओवरऑल जो आर थीटा फाई था ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। अब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल को पढ़ने के लिए हम उसके दो पार्ट पढ़ेंगे। एक रेडियल वेव फंक्शन पढ़ाया जाएगा जिससे हम एन और एल की वैल्यू निकाल लेंगे उसकी, और एक एंगुलर वेव फंक्शन पढ़ाया जाएगा जिससे हम एल और एम का वैल्यू निकाल लेंगे उसकी। समझ गए? एन एल एम ये वही तो है क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर क्या बताते थे? इलेक्ट्रॉन का पता। तो अब इलेक्ट्रॉन जहां पर भी पड़ा है उसका रिप्रेजेंटेशन ये है उस ऑर्बिटल का। वो जो ऑर्बिटल है उसके रिप्रेजेंटेशन को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक हमारा रेडियल वेव फंक्शन और एक हमारा एंगुलर वेव फंक्शन। एक्चुअल में हाइजेनबर्ग ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन मिलने की एग्जैक्ट बात तो हम कर ही नहीं सकते, प्रोबेबिलिटी की बात की जाएगी। तो इसके थ्रू ही हम उसके पास जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी, कहां पर कितनी क्या होती है। बात समझ में आ रहा है? और किसी भी इलेक्ट्रॉन जो जहां पर पड़ा है उसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, साई आर थीटा फाई। आर रेडियल वेव फंक्शन बताएगा उस ऑर्बिटल का और थीटा फाई एंगुलर वेव फंक्शन बताएगा। क्लियर है? लिखेंगे
चलेंगे। अब देखो जरा, तो जैसे मान लो हर किसी पर्टिकुलर सबसेल का वेव फंक्शन अलग होगा, जैसे कि साई आर, मैं रेडियल वेव फंक्शन की बात कर रहा हूं, साई आर, और मैं साई आर निकाल रहा हूं 1s का, 1s के अंदर n इक्वल टू 1 हो गया और l इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका जो वेव फंक्शन है ना 1s का, वो मेरे को पता है इसलिए लिख पा रहा हूं मैं। क्या लिखूंगा? 2 z इज एटॉमिक नंबर, है ना। मेनली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि उसे सॉल्व करना इतनी आसानी से पॉसिबल ही नहीं था। और ऐसा नहीं है कि इसके सॉल्यूशन से या कांस्टेंट सिर्फ n, l और m ही आए, कई सारे आए, हमारे काम के ये थे। बात समझ में आ रही है? और जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो मेनली सॉल्व सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए कर पाए हम। किसके लिए सॉल्व किया गया है? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो यहां पर यह हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। तो ये हम जो बात कर रहे हैं 2z अपॉन में a नॉट की पावर 3/2 और ये e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, ये रेडियल वेव फंक्शन है 1s का। ये किसका है? 1s का। अभी मैं इसका एक जनरल फॉर्म लिखूंगा और उससे मैं ये डेराइव करूंगा कि ये 1s को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? अभी डेराइव करूंगा थोड़ी देर में। हर किसी पर्टिकुलर सबसेल या ऑर्बिटल के लिए n, l और m का जो ओवरऑल वैल्यू है वो दो चीजों में स्प्लिट कर दिया गया है, एक तो रेडियल वेव फंक्शन और एक एंगुलर वेव फंक्शन। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? रेडियल वेव फंक्शन। बात समझ में आ रही है? उसके बाद साई आर 2s, 2s के लिए अलग हो जाएगा। क्यों 2s के लिए अलग क्यों होगा? n अलग हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया और l इक्वल टू 0 हो गया। तो n और l में कोई भी चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए तो उसके लिए वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाएगी। तो यहां पर ये वैल्यू निकल के आएगा 1 अपॉन 2√2, एग्जैक्ट याद भी नहीं रखना ये वाली वैल्यूज, तो z अपॉन में a नॉट की पावर 3/2 और 2 माइनस सिग्मा e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, 2p। 2p की अगर हम बात करेंगे तो 1 अपॉन 2√6 z अपॉन z इज एटॉमिक नंबर, ये हमारा सिग्मा e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2 साई आर। इसमें l चेंज हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब 3s के लिए अलग आएगा, 1 अपॉन 9√3 z अपॉन a नॉट की पावर 3/2 और 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, 3p 1 अपॉन 9√6 z अपॉन और ये आ रहा है हमारे पास 4 माइनस, ठीक है। और एक और मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, साई आर 3d 1 अपॉन 9√20 z अपॉन a नॉट की पावर 3/2 सिग्मा स्क्वायर e की पावर माइनस, ये तो लिख लिया था ना, ये लिख लिया है ना। तो ये हमारे बस इतने तक ही सीखेंगे हम, इससे आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो ये आ रहा है हमारे पास, ये जनरल फॉर्म से। अभी मैं इसका एक कॉमन फॉर्म लिखूंगा जो सबको रिप्रेजेंट करेगा, इन सबको, ठीक है ना। अरे लिख सकता हूं ना, एक जनरल फॉर्म लिखूंगा जो इन सबको रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो इधर, इन सब, ये सब रेडियल वेव फंक्शन है किसी भी पर्टिकुलर सबसेल के, तो इनसे सिर्फ क्या मिलने वाला है? n और l। अब इसके अंदर जो सिग्मा है, सिग्मा का वैल्यू होता है 2zr अपॉन में n a नॉट। n तो वही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और z क्या है? एटॉमिक नंबर। ये बात समझ में आया? z क्या है? एटॉमिक नंबर। और r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। r क्या है?
डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो जेड है एटॉमिक नंबर और एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। और ए नॉट जो है, ए नॉट हमारा 0.529 एंगस्ट्रॉम, पता है ना, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल का रेडियस। इसको हम उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर के। बात समझ में आ रहा है? ये लिखे हैं पहले तो, और भी लिख सकता हूं मैं आगे, 4s का भी लिख सकता हूं, 4p का भी लिख सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है, हमारा काम इतने से हो जाएगा।
है ना, इनको मैं एक जनरल फॉर्म में लिख सकता हूं। जनरल फॉर्म में कैसे, देखना जरा। साई आर बराबर के ई की पावर माइनस में सिग्मा अपॉन में 2 सिग्मा की पावर एल और सिग्मा का ही पॉलिनोमियल, और ये जो पॉलिनोमियल होगा इसकी डिग्री होगी n माइनस एल माइनस 1। बात समझ में आया? सारे फॉर्म्स इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, अभी मैं बताता हूं कैसे। और साई आर, सिग्मा की जगह मान लो आर आता है, माइनस में आर अपॉन में के डैश आर की पावर एल। अब ये पॉलिनोमियल भी आर में ही आ जाएगा, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस एल माइनस 1। अब देखना जरा, देखो इधर, जैसे मान लो मैं थोड़ी देर के लिए 2s की बात कर लेता हूं, ठीक है? तो इसमें 2s की बात करूंगा तो मैंने ये सब सिग्मा के फॉर्म में निकाल रखा है। तो एक बात और, पॉलिनोमियल मस्ट बी नॉन ट्राइवियल। नॉन ट्राइवियल मतलब समझते हो? समझते हो? जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये नॉन ट्राइवियल नहीं है। क्यों? इसमें से अभी एक्स कॉमन आ सकता है। नॉन ट्राइवियल का मतलब है उसमें से कॉमन ना आ सकता हो, जिसके पर पॉलिनोमियल है वो। समझ गए? तो यहां पर अब देखो जरा, जैसे ये है, इसको मैं इस फॉर्म से कंपेयर करता हूं, तो मेरे को जेड अपॉन ए नॉट ये सब तो कांस्टेंट है, मेरे को इसमें सिग्मा की पावर एन दिख रही है। सिग्मा दिख रहा है क्या कहीं बाहर? नहीं दिख रहा। अरे इसमें कहीं पर भी सिग्मा दिख रहा है क्या बाहर? नहीं दिख रहा। इसका मतलब सिग्मा की पावर 0 रही होगी, तो एल बराबर 0 आ गया। और एस हमारे जितने भी होंगे ना उसमें सिग्मा होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें एल 0 आना है। अरे समझ आ रहा है? इसको इससे कंपेयर किया जा रहा है, इसको इससे कंपेयर किया जा रहा है। अब एल बराबर 0, पॉलिनोमियल ये रहा, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 1 का। अरे सिग्मा की पावर 1 दिख रही है आई जस्ट, और कॉमन तो आ नहीं रहा, तो नॉन ट्राइवियल तो है। तो n माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू 1, तो 2। आंसर क्या आ जाएगा? 2s। समझे? समझ गए? और देखो 2p से बात करते हैं, सिग्मा की पावर l, तो l बराबर कितना? 1। अरे 1 आ रहा है ना, ये फॉर्म है, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कर रहा हूं। पॉलिनोमियल दिख रहा है क्या इसमें? तो n माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू 0, तो n माइनस 1 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 2, तो ये आंसर कितना? 2p। क्लियर? और देखो 3s, सिग्मा कहीं दिख रहा है क्या? पावर l नहीं दिख रही, s में तो आएगी नहीं, क्योंकि l 0 चाहिए ना। यहां पर n माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, डेट इज 3s। क्लियर? आ रहा है सभी को समझ? इसमें देखो सिग्मा की पावर l, l बराबर 1 हो गया, n माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू 1, पावर डिग्री 1, तो ये कितना आ रहा है? 3। आंसर कितना आ जाएगा? 3p। 3db लिखा था मैंने, है ना? 3d ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा है ना, देखो इधर 3d से बात करो, सिग्मा की पावर l, l बराबर 2, पॉलिनोमियल है नहीं, n माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू 0, तो n माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज n इक्वल टू 3, तो आंसर n 3d हो जाएगा। क्लियर है?
तो रेडियल वेव फंक्शन एन और एल देता है, वो जनरल फॉर्म से निकाला जाएगा, यही पूछा जाएगा आपसे, ये नहीं पूछा जाएगा। क्लियर? समझ गए? लिख लें, ये लिख लो पूरा। ये भी आधा पार्ट है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। ये कौन सा है? रेडियल वेव फंक्शन। सिर्फ कौन सा है? रेडियल वेव फंक्शन। ये भी लिख लेना जो मैंने सॉल्व किए एक दो। कई बार ऐसे दे देगा वो सिग्मा, चलो पहले लिख लो आप। समझ पा रहे हैं ना? कैसे कंपेयर करना है समझ में आ रहा है ना? चले क्या? हाँ, तो रेडियल वेव फंक्शन से एन और एल कैसे निकलेगा ये समझ में आ रहा है सभी को? जैसे मान लो कई बार ऐसे लिखा हुआ होगा सिग्मा स्क्वायर प्लस 6 सिग्मा, तो सिग्मा स्क्वायर प्लस 6 सिग्मा लिखा है, तो इसको मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, सिग्मा सिग्मा प्लस 6, तो पॉलिनोमियल 2 का नहीं होगा, डिग्री कितने का होगा? 1। समझ में आ रहा है? चले, लिख लिया ये सभी ने? अब देखो क्वेश्चन देता हूं मैं, कैलकुलेट कैलकुलेट n and l, कैलकुलेट n and l फॉर, वही रेडियल वेव फंक्शन दे रहा हूं मैं, बताओ जरा। पहले का आंसर बताओ।
n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0। n और l का दोनों का वैल्यू बताओ मेरे को। l इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। देखो बच्चों, इस पार्ट से तो कोई मतलब नहीं है ना, तो ये कॉमन लेना पड़ेगा। ये बताया था मैंने, पॉलिनोमियल मस्ट बी नॉन ट्राइवियल, ये आ जाएगा। तो r की पावर तो होती है l, तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, n माइनस l माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा 1, तो n माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 5 आएगा ना। ये बात समझ में आया? अरे बोलो, n इक्वल टू 5, l इक्वल टू 3, कौन सा सब सेल रिप्रेजेंट करेगा 5f। क्लियर है? अरे समझे? क्लियर है? तो n और l कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा है? फिर से इस पार्ट से कोई मतलब, r कॉमन आ जाएगा तो r क्यूब आ गया, तो a r स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी, तो l इक्वल टू 3, n माइनस l माइनस 1 इक्वल टू 2, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6, ये 6f आ जाएगा। अरे समझे? बोलो, समझ गए ना? तो r के फॉर्म में या सिग्मा के फॉर्म में वो पॉलिनोमियल देगा, हम ये निकाल सकते होंगे, लिख लें। आ रहा है सभी को? n और l का वैल्यू कैसे निकालना है? लिख लिया? चले आगे। अब देखो जरा बच्चों, जब मैंने रेडियल वेव फंक्शन का बात किया, तो रेडियल वेव फंक्शन किस किस पर डिपेंड करता है? n और l, इन दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, n और l पे जब डिपेंड कर रहा है तो हमने 1s की बात की, 2s की बात की, 2p में क्या हमने 2px, 2py और 2pz इन तीन की बात की क्या? नहीं करी। क्यों? क्योंकि px, py और pz से तो m की वैल्यू चेंज होती है, l या n की तो होती नहीं है, तो m पर तो रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड करता ही नहीं है। बात समझ में आया? अब इस रेडियल वेव फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन अगर मैं एंगुलर वेव फंक्शन से कर दूं, तो ओवरऑल मेरे पास वेव फंक्शन आ जाएगा, दैट इज साई आर थीटा फाई। तो अभी मैंने कौन सा पढ़ लिया? रेडियल वेव फंक्शन। अब मैं एंगुलर पार्ट की बात कर लेता हूं, तो देखो जरा एंगुलर पार्ट, तो एंगुलर पार्ट में एल और एम इन पर डिपेंड करता है, तो एंगुलर पार्ट साई थीटा फाई यही होगा। और पता है ए सिर्फ एस के लिए निकलेगा, 1s 2s 3s सबके लिए सेम रहेगा, एन पे तो डिपेंड ही नहीं करता। एंगुलर वेव फंक्शन किस किस पे डिपेंड करता है? एल और एम। एस के लिए एल इक्वल टू 0 हो गया, एम भी 0 ही हो गया। बोलो यार, तो यहां पर 1/4 की पावर 1/2 ये वैल्यू होती है, मुझे पता है इसलिए लिख पा रहा हूं। पता है बच्चों, ये एंगुलर वेव फंक्शन है, तो ये एंगल्स पे भी डिपेंड करना चाहिए था,
लेकिन एस ऑर्बिटल का एंगुलर वेव फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं करता। ये बहुत स्पेशल है। तो एस ऑर्बिटल का जब भी हम लिखेंगे ना पूरा वेव फंक्शन, उसमें थीटा और फाई आएगा ही नहीं। बात समझ में आया? उसमें थीटा और फाई आएगा ही नहीं। बात समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साई थीटा फाई, अब इसमें जब मैं पी की बात करूंगा तो पी में पी एक्स की बात करूंगा। अब आप कहोगे सर मेरे को ना शुरू से लास्ट तक का कनेक्ट नहीं हुआ। मत करो कनेक्ट, मैं तो पहले ही बोल रहा हूं आपको। रेडियल वेव फंक्शन सीखो, रेडियल वेव फंक्शन का जनरल फॉर्म सीखो, जनरल फॉर्म से एन और एल कैसे निकालते हैं ये सीखो। यही एडवांस का भी क्वेश्चन बन जाएगा। अभी मैं ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, वो तो सबसे आसान है, वो आप सीख ही जाओगे। समझ में आ रहा है? तो कई बार ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीखने से ही सब कुछ होगा, आपको की पॉइंट्स आनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जैसे इसमें मैंने पी एक्स पी वाई और पी जेड अलग अलग क्यों लिखूंगा? एल इक्वल टू तो वन ही है, लेकिन एम का वैल्यू चेंज हो रहा है और एन से तो इसका कोई लेना देना है नहीं। तो पी एक्स का 3/4 पाई की पावर 1/2, ये हमारा साइन थीटा कॉस फाई, साई पी वाई, ये कितना होता है? लिखा है क्या ये कहीं? अच्छा, साई थीटा फाई पी जेड 3/4 पाई की पावर 1/2 कॉस थीटा। बस इतने, डी की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? इतने हम याद रख सकते हैं। तो एन और एल का इनका रेडियल वेव फंक्शन, हम जैसे मान लो उसने कहा कि भैया 2p x का पूरा वेव फंक्शन लिखो, तो 2p x का पूरा वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे? रेडियल वेव फंक्शन 2p का आ जाएगा और px का यहां से एंगुलर वेव फंक्शन मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल वेव फंक्शन निकल के आ जाएगा। समझ में आया? लिखाइए। ठीक, इतना रखते हैं, है ना? नेक्स्ट टर्न इससे आगे थोड़ा सा और पढ़ाना पड़ेगा मेरे को।